जरा सोचिए, किसी पर एक जुर्म का इल्जाम है, उसे सजा क्या मिलनी चाहिए? ये इस बात पर तय होना चाहिए कि उसने क्या किया है ना? या इस बात पर कि उसका केस किस जज के हाथ में है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत में न्याय कई बार एक लॉटरी जैसा हो सकता है। आज हम इसी चौंकाने वाली हकीकत की गहराई में उतरेंगे। देखिए, जाने माने कानून के जानकार एंड्रू एशवर्थ भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक हमारी न्याय प्रणाली में कोई एक ठोस उसूलों वाली नियम किताब ही नहीं है। मतलब एक ऐसा खेल चल रहा है जहां हर रेफरी अपने अपने नियम बना रहा है, और इसी वजह से इंसाफ अक्सर किस्मत का खेल बनकर रह जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सिस्टम उन्हीं लोगों के साथ धोखा कर रहा है जिनकी हिफाजत का जिम्मा उस पर है? इस सवाल का जवाब एक सच्ची कहानी में छिपा है, एक ऐसी कहानी जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देगी। ये कहानी है अंकुर मारुति शिंदे की। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे गहरी, सबसे परेशान करने वाली खामियों का एक आईना है। 16 साल, सोचिए, एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इतने वक्त में। और इतने लंबे अरसे तक 6 लोग मौत की सजा के साए में जेल की सलाखों के पीछे थे, और वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हर दरवाजे पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। कमाल की बात यह है कि अभियोजन पक्ष का केस शुरू से ही बेहद कमजोर था। गवाह कह रहे हैं कि मुजरिम हिंदी बोल रहे थे, जबकि पकड़े गए लोगों को सिर्फ मराठी आती थी। क्राइम सीन से मिला डीएनए किसी से मैच नहीं हुआ। अरे यहाँ तक कि जो चप्पलें मिली थी वो भी किसी के पैर में फिट नहीं हुई। ये सारे सबूत तो पहले दिन से मौजूद थे, लेकिन पूरे 16 साल तक किसी ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को माना, हर बेगुनाह को मुआवजा देने का हुक्म दिया गया। अब जाहिर है कोई भी रकम किसी की जिंदगी के 16 साल तो नहीं लौटा सकती, लेकिन इस सिस्टम की तरफ से एक बहुत ही दुर्लभ कबूलनामा था कि हाँ, एक भयानक गलती हुई थी। अंकुर शिंदे का ये मामला सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। हमारे कानून में हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच की वो धुंधली सी लकीर। कानून में ना, इरादा और ज्ञान दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। क्या किसी का मारने का पक्का इरादा था, या उसे बस ये अंदाजा था कि उसके किए से किसी की जान जा सकती है? बस अदालत की इसी एक व्याख्या पर यह तय हो जाता है कि सजा फांसी होगी या कुछ साल की जेल। और बस यहीं पर आकर सारी चीजें उलझ जाती हैं। एक ही जैसी घटना को दो अलग अलग जज बिल्कुल अलग अलग नजर से देख सकते हैं। जैसा कि हम अगले उदाहरणों में देखेंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जज उस गर्मागर्मी के पल को कैसे समझता है। अब इन दो मामलों को जरा गौर से देखिए। दोनों में झगड़ा अचानक हुआ, कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। पहले केस में कोर्ट ने कहा कि देखो, मिट्टी का तेल डालने और फिर माचिस जलाने के बीच थोड़ा तो वक्त था ना, बस ये इरादा बन गया और उसे हत्या मान लिया। वहीं दूसरे केस में कोर्ट ने कहा कि ये तो अचानक हुए झगड़े का मामला है और सजा कम कर दी। सोचिए, हालात लगभग एक जैसे, लेकिन सिर्फ जज की सोच ने ये तय कर दिया कि कौन हत्यारा है और कौन नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी सजा की, यानी मौत की सजा, और ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल अक्सर कितना मनमाना और बेतरतीब हो सकता है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि मौत की सजा देना कितना मनमाना हो सकता है। एक ही बात, जैसे कि दोषी की कम उम्र, एक जज इसे सुधार का एक मौका समझता है, तो वहीं दूसरा जज इसे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताकर सीधे मौत की सजा सुना देता है। कोई तय नियम नहीं है, सब कुछ जज के नजरिए पर टिका है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में आए मौत की सजा के मामलों पर ही नजर डालिए। ज्यादातर मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सिर्फ 1/3 मामलों में सजा को बनाए रखा गया। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी मौत की सजा देने में काफी हिचकिचाता है, जो इस सजा की अनिश्चितता को और भी बढ़ा देता है। लेकिन इस सारी अनिश्चितता के बीच एक जरूरी कानूनी सुधार हुआ है। ये सिस्टम को ज्यादा निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम कदम है। तो ये उम्मीद की किरण आखिर है क्या? इसे कहते हैं पुनर्विचार याचिका या रिव्यू पिटिशन। ये हमारी न्याय प्रणाली का एक तरह से लास्ट चांस बटन है। जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी ये एक आखिरी मौका देता है कि शायद कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो जिसे ठीक किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि ये याचिकाएं बंद दरवाजों के पीछे तय हो जाती थीं। कोई वकील नहीं,
कोई बहस नहीं, सिर्फ कागजों का ढेर। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब से मौत की सजा से जुड़े हर रिव्यू केस की सुनवाई खुली अदालत में होगी। मतलब न्याय को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया गया। ये ऐतिहासिक बदलाव आया 2014 के मोहम्मद आरिफ केस से। अदालत ने एक बहुत सीधी और अहम बात कही, मौत की सजा को पलटा नहीं जा सकता। एक बार किसी की जान चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। इसीलिए हमारे संविधान का आर्टिकल 21, जो हमें जीने का अधिकार देता है, ये मांग करता है कि इस मामले में हर मुमकिन सावधानी बरती जाए। और अब हम इस कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसी नए नियम की वजह से अंकुर शिंदे और उन 5 और लोगों को खुली अदालत में अपनी बात रखने का दूसरा मौका मिला। यही वो एक कानूनी बदलाव था जिसने उनकी जिंदगी बचाई और 16 साल बाद उन्हें आज़ादी दिलाई। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कानूनी बदलावों के नतीजे जिंदगी और मौत जितने बड़े हो सकते हैं। ये हमें एक बहुत दिलचस्प आइडिया पर लाता है, जिसे अविशिष्ट संदेह कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, हो सकता है कि 99% यकीन हो कि कोई दोषी है और ये उसे जेल भेजने के लिए काफी है, लेकिन वो जो 1% का शक है, क्या वो किसी की जान लेने के फैसले को रोकने के लिए काफी नहीं होना चाहिए? अदालतें भी अब ये मानती हैं कि किसी को फांसी पर चढ़ाने के लिए सबूत 100% ठोस होने चाहिए, जरा सा भी शक नहीं। और यहीं पर आके हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। जब सिस्टम खुद अपनी गलतियों को, अपनी अनिश्चितताओं को और अपने अंदर के संदेहों को मान रहा है, तो फिर उचित संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का सिद्धांत, जो हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस की बुनियाद है, वो असल में कितना मजबूत है, खासकर तब जब किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो।